वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की राजधानी बाली में G20 सरबराह इजलास में कर रहे हैं शिरकत। G20 सरबराह इजलास में मुनक़िदा 3 सेशन में खुराक, तवानाई, तहफ़्फ़ुज़, सेहत और डिजिटल तब्दीली पर तबादला ख्याल। इख्तितामी इजलास के दौरान भारत को सौंपी जाएगी G20 की सदारत। G20 सरबराह इजलास से अलग वज़ीर-ए-आज़म मोदी बाली में भारतीय बिरादरी के अफराद से करेंगे खिताब। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आलमी रहनुमाओं के साथ भी करेंगे 2 फ़रीक़ी मुलाकात। मुल्क भर में आज मनाया जा रहा है कबायली फ़ख्र का दिन। सदर जमहूरिया झारखंड के औलियातू गाँव में अजीम मुजाहिद आज़ादी बिरसा मुंडा की जाए पैदाइश का दौरा करके पेश करेंगे खराज अक़ीदत। मध्य प्रदेश के शहडोल में मुनक़िदा कबायली इज्तिमा से भी करेंगे खिताब। गुजरात में असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पर्चे नामजदगी की आज होगी जांच। रियासत की 182 सीटों के लिए 2 मरहलों में होगी पोलिंग। पहले मरहले में 19 अजला की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। मिजोरम के हंदियाल जिले में पत्थर की एक कान के धंस जाने से 8 मजदूरों की मौत। लापता मजदूरों की तलाश जारी। NDRF की टीमें बचाव के काम में मसरूफ। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराने वाली करारदाद पेश। करारदाद में कहा गया है कि यूक्रेन के लिए रूस से हट जाने का मुतालबा। करारदाद की हिमायत में 94 अराकीन ने दिए वोट, जबकि भारत समेत 73 ममालिक ने वोटिंग से बनाई दूरी। आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबरें तफसील से। खबरनामे में सबसे पहले बात 17वीं G20 सरबराही इजलास की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में 17वीं G20 सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। सरबराही इजलास के दौरान G20 ममालिक के रहनुमाओं ने सरबराही इजलास के मौजू साथ बढ़ें, मजबूत बने पर आलमी तशवीश के अहम मसाइल पर वसी पैमाने पर बातचीत जारी रखी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुराक और तवानाई की हिफाजत और आलमी बुनियादी ढांचे और सरमायाकारी के लिए सेहतमंद शराकतदारी पर 2 वर्किंग सेशंस में हिस्सा ले रहे हैं। G20 दुनिया की तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मईशतों का एक बैनुल हुकूमती फोरम है। इसमें 19 ममालिक और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। ये सरबराही इजलास भारत के नुक्ते नज़र से बहुत अहम है। भारत की G20 चेयरमैनशिप के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील एक मुसल्लस होंगे। G20 में ये पहला मौका है कि इस मुसल्लस में तरक्की पजीर ममालिक और उभरती हुई मईशतें शामिल होंगी। वज़ीर-ए-आज़म G20 सरबराही इजलास के मौके पर बाली, मैनिहार, तिपरादरी से खिताब करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आलमी रहनुमाओं के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। इंडोनेशिया के बाली में रहने वाले भारतीय कम्युनिटी के लोग वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर को सुनने के लिए बेताब हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज बाली में भारतीय बिरादरी से खिताब करेंगे। आइए सुनते हैं वज़ीर-ए-आज़म के ताल्लुक़ से भारतीय कम्युनिटी के ख़यालात। आई एम सो एक्साइटेड। मैं यहाँ पे एक दूसरे प्रोग्राम के लिए आई थी एंड ये मुझे मौका मिला और सबके सामने परफॉर्म करना, इंडियन कल्चर को दिखाना, और हमने कुछ कोशिश किया है एज अ कोरियोग्राफर। आई एम हियर फॉर दिस इवेंट। नाउ आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू रिसीव हिम अगेन because lot of progress has been there and we expect him to do lot more things. We pin our hope on him and we pray to the God to give him a long life. हमारे देश की आन सम्मान, हमारे प्रधानमंत्री गर्व से जकार्ता आ रहे, बाली आ रहे हैं। हम बहुत एक्साइटेड है उनको विजिट को लेके। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने, बिकॉज वी ऑल सो एक्साइटेड। It's a pride moment for all of us in Jakarta and Indonesia. Thank you, Modi ji. We are so excited to listen to his speech and we would like to
see him in person and listen to his speech. We are very excited and welcoming. Long live Shri Narendra Modi ji. G20 का दिसंबर से भारत यजमान बनेगा, उसकी वजह से मोदी जी का यहाँ का विजिट और इम्पोर्टेंट होगा और वो कम्युनिटी के साथ भी वक्त उसमें उनके छोटे से शेड्यूल में वो कम्युनिटी के साथ भी वक्त गुजारना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत गर्व फील कर रहे हैं कि मोदी जी यहाँ पे आके विजिट कर रहे हैं बाली जैसे जगह पे। लास्ट टाइम उनके विजिट पे मुझे थोड़ा मोमेंट मिला था उनके साथ स्पेंड करने का। इस बार भी सोचती हूँ कि I'll have the moment with him. हम लोग का जो जगह है जकार्ता यहाँ से करीबन 1200 किलोमीटर दूर है, बट काफ़ी इंडियंस एंड मोदी जी को वार्म वेलकम देने के मूड में है। मोदी जी के लिए जो फैन फॉलोइंग है, उनके लिए जो श्रद्धा है, उनके लिए उन्होंने जो देश का जो नाम बढ़ाया है, यहाँ पर NRIs के अंदर नाम बढ़ाया है और हमारे जो लोकल्स लोग हैं उनको भी मालूम चलता है कि कोई मोदी जी यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत ही गर्व की बात है और उसी गर्व को एक्सप्रेस करने के लिए हम भी आज इतनी दूर से 2 दिन से यहाँ पर आए हैं और सब बहुत खुशी है। इंडोनेशिया सेहत के तौर पर बहुत मशहूर है। भारतीय सयाहों की एक बड़ी तादाद ने भी अक्सर इंडोनेशिया के कई शहरों का दौरा किया है। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी कि वो वजीर आजम मोदी के इस दौरे को कैसे याद रखेंगे। More excited about the G20 summit. It's started almost, and I think our Honorable Prime Minister, Mr. Modi, will be coming here today. So, yeah, I mean, we are feeling really excited about it. We look forward to how he reacts to the G20 summits, and we have been also told that he is taking over the presidency officially for the India this time. So, yeah, very excited. वैसे हमारे लिए एक बड़ा मौका है कि वो भी यहाँ है और हम भी यहाँ है। We are having fantastic things. जो बता रहे हैं वो मोदी साहब वो सब सही है, करके दिखाते हैं और जो हमको तकलीफें थी सब इन्होंने दूर कर दिए। जय मोदी, जय गुजरात। मोदी जी भी आ जाए और हम भी गुजरात से आए हैं। जय जय मोदी, जय जय गुजरात। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, डेवलप अच्छा कर रहे हैं और उसका जो फॉर्मूला है विकास भी अच्छा है। हमारे गुजरात में भी है, ऑल ओवर इंडिया में भी है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ एक समझौते का ऐलान किया, जिसके तहत दोनों ममालिक के दौरान लामहदूद परवाजें शुरू होंगी। G20 सरबराही इजलास के मौके पर एक कारोबारी तकरीब में शिरकत के दौरान ट्रूडो ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान सामान और लोगों की तेज़ रफ्तार और आसान नकलो हरकत से बाहिमी तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा भारत बहरुल काहिल में बड़ी सरमायाकारी कर रहा है, जो तवील मुद्दत में उसकी मसरूफियत को मजबूत करेगा। भारत और कनाडा के दरमियान कौंसलर डायलॉग सिस्टम का क़याम कौंसलर वीज़ा और बाहिमी कानूनी मुआवनत के ताउन पर तबादले ख्याल और उसे बेहतर बनाने नीज़ अवाम के दरमियान राबितों को मजबूत बनाने के लिए किया गया था। दोनों फरीकों ने भारतीय कम्युनिटी के लिए तशवीश के सामान पर वसी पैमाने पर बातचीत की, जो कि कनाडा में सबसे बड़ा डायस्पोरा है। दोनों फरीकों ने शहरियों से मुताल्लिक मसाइल के हल के लिए काम जारी रखने के अज़्म का इआदा किया, जिसमें वीज़े की ताख़ीर को कम करना और अवाम से अवाम के तबादले के ज़रिए दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। नाज़रीन, ये थी 70वीं G20 सरबराही इजलास से मुताल्लिक़ खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के शहडोल में कबायली फ़ख्र के दिन के मौके पर मध्य प्रदेश हुकूमत की तरफ से मुनक़्क़िदा कबायली इज्तिमा से खिताब करेंगी। सदर शाम को भोपाल के राजभवन में उनके एजाज़ में मुनक़्क़िद होने वाले एक शहरी इस्तक़बालिया में भी शिरकत करेंगी और वर्चुअल तरीक़े पर वज़ारत दिफ़ा और सड़क नक़्लो हमल और शाहराहों की वज़ारत के मुख्तलिफ़ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगी। बुध को सदर दिल्ली वापस आने से पहले भोपाल में ख़वातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी और उनसे खिताब भी करेंगी।
सदर द्रौपदी मुर्मू आज कबायली फ़ख्र के दिन के मौके पर झारखंड के औलियाहातो गांव में भगवान बरसा मुंडा को खराज अकीदत पेश करेंगी। मरकजी हुकूमत ने कबायली बिरादरियों के ताउन की याद में हर साल 15 नवंबर को कबायली फ़ख्र का दिन मनाने का ऐलान किया है। यह आने वाली नस्लों को सकाफती वरसे और कौमी फ़ख्र के तहफ़्फ़ुज़ की तरगीब देगा। सदर जमहूरिया सुबह बरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुँचेंगी। वज़ीर आला हेमंत सोरेन खुद सदर का खैर मकदम करेंगे। नायब सदर जगदीप धनखड़ और दीगर मेंबरान ने पार्लियामेंट के साथ आज पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में अजीम मुजाहिद आज़ादी बरसा मुंडा के मुजस्समे को गुलहाए अकीदत पेश करेंगे। बरसा मुंडा एक मुजाहिद आज़ादी, समाजी मुसल्लह और कबायली बरादरी के रहनुमा थे। उन्होंने बरतानवी नौआबादियती हुकूमत के इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज़ उठाई और तहरीक की क़यादत की। मुजाहिद आज़ादी बरसा मुंडा ने कबायली बरादरियों को अपनी सकाफती अक़दार को समझने और मुत्तहिद रहने की तलकीन की। दो रोज़ा पैन इंडिया साहली दिफाई मश्क सी विजिल 22 का तीसरा एडिशन आज से शुरू हो रहा है। इस कौमी सतह की साहिली दिफाई मश्क का तसव्वुर 2018 में 26/11 के बाद से मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए किए गए मुतअद्दिद इक़दामात की तौसीक़ के लिए किया गया था। सी विजिल का तसव्वुर पूरे भारत में कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज़्म को फ़ाल करना और जामे साहिली दिफाई मैकेनिज़्म का जायज़ा लेना है। ये मश्क पूरे 7516 किलोमीटर साहिली पट्टी और भारत के खुसूसी इक़्तिसादी जोन में की जाएगी। ये मश्क भारतीय बहरिया की तरफ से कोस्ट गार्ड और समंदरी सरगर्मियों से निपटने वाली दीगर वजारतों के साथ मिलकर की जा रही है। सीवेजियल और ट्रोपेक्स मिलकर मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस के पूरे स्पेक्ट्रम का अहाता करेंगे। भारतीय बहरिया, कोस्ट गार्ड, कस्टम्स और दीगर मैरीटाइम एजेंसियों के असासे सीवेजियल मश्क में हिस्सा लेंगे। वजारत दिफा के अलावा वजारत दाखिला बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों, पेट्रोलियम और कुदरती गैस, माही परवरी, मवेशी परवरी और डेयरी और दीगर मरकजी रियासती एजेंसियां भी मश्क के इनकाद में मदद कर रही हैं। मिजोरम के नतियाल ज़िले में एक पत्थर की कान धंसने का वाक़या पेश आया है, जिसमें कम से कम 8 मजदूरों की मौत हो गई है। लापता मजदूरों की तलाश जारी है और NDRF की टीम बचाव के काम में मसरूफ़ है। यह हादसा कल दोपहर तकरीबन 3 बजे पेश आया, जब हंतियाल के मोदा गाँव में एक ABCI इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मजदूर कान में काम कर रहे थे। मकामी लोगों के मुताबिक कान में मजदूर पत्थरों को जमा कर रहे थे, तभी ऊपर से मिट्टी धंस गई और यह हादसा पेश आया। ज़्यादातर मजदूर बिहार के बताए जा रहे हैं। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का पीर का आखिरी दिन था। आखिरी दिन BJP, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों ने इंतखाबात के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। हमारे नामनिगार गिरीश निशाना ने फार्म भरते वक्त उम्मीदवारों के जोश व खरोश का जायजा लिया। दिल्ली नगर निगम चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल करने के आखिरी दिन तमाम राजनीतिक दलों ने पर्चा दाखिल किया। भाजपा से मनोज जिंदल जी भी पहुंचे। सर, क्या कहेंगे, नामांकन पत्र दाखिल हो गया है? शीर्ष नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के मुझे जो है मौका दिया है, समाज सेवा, राष्ट्रीय सेवा, नवनिर्माण के लिए आगे बढ़ना है। जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारे माननीय मोदी जी करते हैं, राष्ट्र को समर्पित कार्य करते हैं, उसी पद्धति पे आगे बढ़ते हुए हमने जो है वही काम करना है। आम आदमी पार्टी से रीता खारी ने भी पर्चा दाखिल किया है। मैडम, कितने आश्वस्त हैं? बहुत खुशी हो रही है भैया। सबसे पहला पड़ाव पार कर लिया है, इसकी सबसे बड़ी खुशी है। बस अब आगे क्षेत्र की जनता की सेवा में लगना है, इसके लिए अब तत्पर रहना है। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी चुनाव में? बहुत टफ कंपटीशन है, बिल्कुल मेहनत तो पूरी करनी पड़ेगी।
गुजरात में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी की जांच आज होगी। पर्चे नामजदगी जुमेरात तक वापस लिए जा सकते हैं। इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल कल शाम खत्म हो गया। रियासत की 182 सीटों के लिए 2 मरहलों में पोलिंग होनी है। पहले मरहले में 19 अजला की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को पोलिंग होगी। इसके साथ ही दूसरे मरहले के लिए 17 नवंबर तक पर्चे भरे जा सकते हैं। इस मरहले में 5 दिसंबर को 14 अजला की 93 सीटों पर पोलिंग होगी। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ होगी। दरियासना इलेक्शन कमीशन बुजुर्ग शहरियों और माजूर अफराद को आसान और परेशानी से पाक वोटिंग की सहूलत फराहम करने की कोशिशें कर रहा है। गुजरात असेंबली इंतखाबात का शोर अब जोर पकड़ रहा है। नामजदगियों के साथ इंतखाबी मुहिम तेजी से आगे बढ़ रही है। इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का पीर का आखिरी दिन था। पीर को क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की अहलिया और बीजेपी लीडर रियोबास जडेजा ने जामनगर सीट से पर्चे नामजदगी दाखिल किया। पहाड़ी रियासत हिमाचल प्रदेश के कन्नौर में सेब के डब्बों के ड्रोन से डिलीवरी का ट्रायल शुरू हो गया है। इससे मुताल्लिक एक ट्रायल कामयाब साबित हुआ है। इससे रियासत के ऐसे इलाकों को फ़ायदा होगा जहां सड़क की सहूलत नहीं है। ऐसी सूरत हाल में फसल को हवाई जहाज़ के जरिए मंडियों तक पहुंचाया जाएगा। इससे ज़्यादा ऊंचाई और नाकाबिल रसाई इलाकों से कम वक्त में सेबों को नीचे लाया जा सकेगा। इससे सेब का मयार बरकरार रहेगा। मरीजों को अब एम्स की ओपीडी में डॉक्टर से मिलने के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एम्स ओपीडी में आने वाले मरीजों के लिए स्लॉट सिस्टम शुरू किया गया है। अब ओपीडी के मरीजों को स्लॉट दिए जा रहे हैं। अब मरीज अपने मुकर्ररा वक्त पर आएंगे और डॉक्टर को दिखाकर चले जाएंगे। एम्स में मरीजों को 3 स्लॉट दिए जा रहे हैं। सुबह 9 बजे से 10 बजे, 10 से 11 बजे और 11 से 12 बजे तक स्लॉट होंगे। मरीज इन्हीं औकात में आकर डॉक्टर से मिल सकेंगे। इससे ओपीडी में गैर ज़रूरी भीड़ कम होगी और मरीजों को ज़्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। एम्स इंतजामिया ने ओपीडी रजिस्ट्रेशन के लिए भीड़ को कम करने की समत एक अहम कदम उठाया है। अगर कोई मरीज ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेता है तो उसे भयानक मुकर्ररा स्लॉट मिलेगा ताकि वो अपने मुकर्ररा वक्त पर आकर डॉक्टर से मिल सके। एम्स में रोज़ाना 8 से 15,000 मरीज ओपीडी में आते हैं। स्लॉटिंग सिस्टम स्टार्ट किया है। पहले क्या होता था, सब लोग 8 बजे 9 बजे आते थे, पूरा दिन का अपॉइंटमेंट उनका वही होता था। अभी 9 बजे से 10 का एक स्लॉट होता है, 10 से 11 का होता है, 11 से 12 होता है, ताकि उनको जो अलर्ट मिलती है, SMS अलर्ट मिलती है, जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके हिसाब से वो लेट भी आ सकते हैं। और यहाँ आने के बाद हम ये प्लान कर रहे हैं कि बड़ा सा एक रिसेप्शन एरिया यहाँ पर होगा जहाँ उनको बिठा सकते हैं, ताकि बहुत सारे लोग एक ही जगह पर आएंगे तो भीड़ हो जाएगा, तो केओस हो जाता। उसके लिए हम वो भीड़ की क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट कर रहे हैं हम लोग। शफाफियत को बढ़ाने की तरफ एक कदम उठाते हुए एम्स नई दिल्ली ने अपनी वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड शुरू किया है ताकि इमरजेंसी बेड्स और इलाज के मुंतज़र मरीजों का हकीकी वक्त में डेटा फराहम किया जा सके। वेबसाइट पर जाकर डैशबोर्ड पर आप देख सकते हैं कि कितने बिस्तर खाली हैं, कितने मरीज दाखिल हैं और कितने दाखिले के मुंतज़र हैं। आप डैशबोर्ड पर इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर के बिस्तरों की हालत देख सकते हैं। अब MRI और CT स्कैन एम्स में 24 घंटे काम कर रहा है ताकि मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिल सके और उन्हें ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़े। जैसे हमने डैशबोर्ड डाला है, जो से पब्लिक में दिखाई जाएगी कि कितने पेशेंट्स अंदर है, कितने बेड हमारे पास वैकेंसी है। और हम CT MRI के पास जाके देख सकते हैं कि हम 24 घंटे काम कर रहे हैं। हम पूरा स्ट्रेच कर दिया, हमारा ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज चल रहा है। अभी OPD हो, CT MRI हो, इमरजेंसी हो, सर्विसेज हो, उसका पूरा ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं ताकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो सर्विसेज हम दे पाएंगे पेशेंट्स को हम देना चाहते हैं। मरकजी हुकूमत के जरिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना समेत दीगर मंसूबों ने तौकारी ज़िला और राजनांदगांव के लोगों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी हैं। कभी जहां झोंपड़ी नुमा खपरेल के मकानात हुआ करते थे, वहां अब पक्के मकान बनाए गए हैं। पेश है राजनांद ज़िला गाँव के कटोल बोढ़ा भाटा गाँव से हमारी ये खास रिपोर्ट। ये है छत्तीसगढ़ के तवक्कुआती जिले राजनांदगांव का कुतुल बोर्ड भाटा गाँव, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, हर घर नल से जल योजना और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बैतुल खला जैसी बुनियादी सहूलतें मिलने से कुतुल बोर्ड भाटा गांव ने
मॉडल ग्राम पंचायत के तौर पर अपनी अलग ही पहचान बनाई है। हुकूमत के इन फलाही मंसूबों ने गांव की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने बैतुल खला से गांव ने ODF प्लस गांव का एजाज हासिल कर लिया है। इसी तरह हर घर नल जल योजना से घर घर साफ पानी पहुंच रहा है। वहीं उज्ज्वला योजना से रसोई गैस मिलने से खवातीन को धुएं से निजात मिल गई है। सर्वप्रथम मैं इस गांव के संबंध में बताना चाहूँगा। ये जो गांव है ODF प्लस गांव है और यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बहुत सारा विकास काम हुआ है। साथ ही शासन के द्वारा संचालित बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला योजना और बहुत सारी योजनाएं हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भी बहुत सारे हितग्राहियों को लाभ मिला है। साथ ही यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास, जो कि शासन की एक महत्वपूर्ण योजना है, शासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आवास योजना को इस मूर्त रूप देने के साथ ही जो हितग्राहियों को इसका लाभ बहुत ही अच्छी तरह मिला है। हितग्राही को उनका मकाम मिल रहा है, आशियाना मिल रहा है और हितग्राही बहुत ही खुश हैं। तो मैं पुनः शासन से निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि एक अच्छी योजना है, अच्छी पहल है, उसे निरंतर संचालित रखे। तकरीबन 1700 की आबादी वाले कुतुल बोर्ड भाड़ा गांव में कुल 392 मकान हैं, जिसमें से 53 पक्के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तामीर कराए गए हैं। वहीं 28 कुनबे इंतजार की फहरिस्त में शामिल हैं। इस स्कीम में जिन लोगों को घर मिले हैं, उनका कहना है कि उनके लिए पक्का मकान एक ख्वाब था, जो मरकजी हुकूमत की प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनका ख्वाब पूरा कर दिया है। मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि मैं बहुत परेशान था। मैं कच्ची मकान से ना मेरा घर मने फूटने वाला था, जो गिरने ही वाला था और उसमें दीमक वगैरह पूरा लग चुका था। उसमें कीड़े मकोड़े का भी खतरा था। वो सबसे अभी शांति मकान बनने के बाद मिल रहा है और हम लोग अभी मस्त अपना घर में सुखी परिवार से हैं। हमें बहुत परेशानी होती थी, पहले पढ़ाई लिखाई में भी बहुत परेशानी होती थी। बरसात के दिनों में अक्सर बहुत परेशानी होता था। वो लाइट चली जाती थी, लाइट में भी परेशानी होती थी। बहरहाल प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत देही बाशिंदों का पक्के घर का ख्वाब पूरा हो गया है। देही बाशिंदों ने मरकजी हुकूमत से ये स्कीम बंद न करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराने वाली करारदाद पेश की गई है। करारदाद में यूक्रेन के लिए रूस से हट जाने का मुतालबा किया गया है। इस करारदाद की हिमायत में 94 अरकान ने वोट दिए, जबकि भारत समेत 73 ममालिक ने वोटिंग से दूरी इख्तियार की। नाज़रीन, अब एक नज़र डालते हैं दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात पर। जायज़ा लेते हैं दिल्ली से शाये हुए उर्दू अखबारात का। सबसे पहले जायज़ा लेंगे रोज़नामा इनकलाब का, जिसने अपने सफ़े अव्वल पर शाह सुर्खी इस तरह बनाई है। G20 सरबराही इजलास का आगाज़ आज, 10 बड़े ममालिक के सरबराहान से वज़ीर आज़म की मुलाकात मुतवक्के। इंडोनेशिया के बाली में हिंदुस्तान समेत दुनिया के 20 सरकर्दा ममालिक के सरबराहान मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तकरीबन 10 ममालिक के सरबराहान से बराह रास्त 2 तरफ़ा मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। जायज़ा लेंगे रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की शाह सुर्खी का। उसने अपनी शाह सुर्खी इस तरह बनाई है। जंगी तैयारों के लिए माली फैसले में ताख़ीर दुरुस्त नहीं। डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। मज़कूर अखबार ने अपने आईने आलम की खबर की शाह सुर्खी इस तरह बनाई है। स्लोवानिया में पहली खातून सदर मुंतखब। स्लोवानिया के बाशिंदों ने आज़ाद उम्मीदवार नताशा पेरिक मोसर को मुल्क की पहली खातून सदर मुंतखब किया। नताशा पेरिक मोसर 23 दिसंबर को ओहदा संभालेंगी, जब मौजूदा सदर बोदवत पाहोर की मियाद ख़त्म होगी। दूसरी अहम सुर्खी इस तरह है। तुर्की में होने वाले धमाके की कलीदी मुलजिमा गिरफ्तार। पुलिस की बॉम्ब नस्ब करने वाली शामी खातून से पूछताछ जारी। इसी के साथ जायज़ा लेंगे अखबार मशरिक़ का।
जिसने अपने सफ़े अव्वल पर शाह सुर्खी इस तरह बनाई है। रवां साल 20 लाख लोग उम्रे के लिए सऊदिया पहुंच गए। तकरीबन 20 लाख उम्रा ज़ायरीन जारी उम्रा सीज़न के दौरान सऊदिया पहुंच चुके हैं। वजारत हज उम्रे की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से फ़ज़ाई, ज़मीनी और बहरी रास्तों से अब तक तकरीबन 19-19.5 लाख मुसलमान अदायगी उम्रे के लिए पहुँचे हैं। और इसी मज़कूर अखबार की अहम सुर्खी इस तरह है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 20 नवंबर से सीट अलॉटमेंट के ज़रिए दाखिले का अमल शुरू। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के तीसरे मरहले की तकमील के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी 20 नवंबर से स्पॉट एलोकेशन के ज़रिए अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में बकिया सीटों पर दाखिले का अमल शुरू करेगा। तो नाजरीन, ये था आज के उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्लास्टिक का कचरा माहौलियात के लिए एक बड़ा मसला रहा है। गली मोहल्लों से लेकर समंदरों, नदियों से लेकर छोटे तालाबों तक कूड़ा मिलना एक आम सी बात है, जिससे माहौलियात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। यही वजह है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पाबंदी लगा दी गई है। बाज़ मकामात पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के दिलचस्प तरीके अपनाए जा रहे हैं। इन तरीक़ों में से एक प्लास्टिक के कचरे को रिसाइकिल करके इस्तेमाल के काबिल बनाना है। इसी प्लास्टिक के कचरे से उत्तर प्रदेश के शहर गाज़ियाबाद के 2 फनकारों ने ऐसी शानदार और पायदार चीजें तैयार की हैं, देखने वाले हैरान हैं। मेज, कुर्सी, बेंच, कूलर और लिखने पढ़ने की दीगर अशिया के अलावा बहुत कुछ प्लास्टिक से ही तैयार करदा है ये सामान। है ना दिलचस्प बात। प्लास्टिक फुसले के मुंतजिम का निहायत खूबसूरत अंदाज। और इस कारनामे को अंजाम दिया है गाजियाबाद के 2 फनकार साक्षी और सरफराज ने। प्लास्टिक वेस्ट के फील्ड में आने से पहले हम इवेंट प्लानिंग करते थे। मैं और सरफराज हम पार्टनर्स हैं इस काम को करने के लिए। और हम उस इवेंट प्लानिंग को जब करते थे, जो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो होते थे, मतलब जो डिस्पोजेबल्स होते थे, चम्मच होते थे, ग्लासेस होते थे डिस्पोजेबल वाले प्लास्टिक के, वो वेस्ट देख के हमें लगता था कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मेनेस फैला रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो इसका क्या होगा? शादी तो हो गई, उसके बाद का क्या? तो इस चक्कर में फिर हमारा वहाँ मोटिवेशन बढ़ा कि हम इस पे कुछ काम करें। हमने अपनी आर्ट्स को प्लास्टिक में यूज़ करते हुए प्लास्टिक चीज़ें से हमने बनाया और इसको लगाना शुरू किया शहरों में। और हम कलेक्ट जो करते हैं प्लास्टिक, ये हम ड्राइव चलाते हैं। हिंडन नदी हमारे गाज़ियाबाद में, वहाँ से हम ड्राइव चलाते हैं। कॉलेजेस के बच्चे जो आर्टिस्ट हैं, जूनियर आर्टिस्ट हैं, वो सब आते हैं हमारे साथ। और हम लोग 20 से 25 लोगों का ग्रुप बना के सोसाइटीज़ में, हिंडन नदी पे, गाज़ियाबाद की स्ट्रीट्स पे हम जाके ड्राइव चला के वहाँ से प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं। साक्षी और सरफराज एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए प्लास्टिक फुजले से दुनिया का सबसे बड़ा चरखा तैयार करने के साथ ही मकामी इंतजामिया और नगर निगम के ताउन से भी इस्तेमाल में आने वाली अशिया तैयार कर रहे हैं। ये प्लास्टिक कचरे के बदले इस्तेमाल में आने वाला सामान तैयार करते हैं। गाजियाबाद जिले के भोजपुर आंगनबाड़ी मरकज भी उनकी इस काविश से आरास्ता किए गए हैं, जहाँ इस प्लास्टिक कचरे से पढ़ने लिखने का सामान और दीगर अशिया को तैयार करके बच्चों को मुहैया किया जाता है। प्लास्टिक के इस कचरे से तैयार करदा सामान न सिर्फ खूबसूरत और मजबूत है, बल्कि लोहे और लकड़ी के मुकाबले में कम दाम में तैयार हो जाता है। अभी कम से कम 8-9 महीने पहले के करीब ये वेस्ट मटेरियल की जो कुर्सियाँ हैं और जो टेबल आई हैं हमारे स्कूल के लिए, बच्चे बैठते हैं, मजबूत भी हैं, देखने में भी आकर्षक लग रही हैं, सुंदर हैं। इन फनकारों ने अपने फन का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने की कोशिश की है, बल्कि खासोआम सबको एक सबक भी दिया है कि किस तरह प्लास्टिक कचरे को मुफीद कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
इसी के साथ ही 9 बजे का खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, आदाब।